सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमारे शास्त्रों में लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन साथ साथ पशु अर्थात यदि किसी व्यक्ति में साहित्य संगीत कला इत्यादि का अभाव है तो वह मनुष्य है ही नहीं, वह साक्षात एक ऐसा पशु है जिसके पास न सींग है और न पूंछ है। मतलब यह है कि किसी भी समाज में समाज की उन्नति और जब वो अपने सर्वोत्कर्ष पे होता है तो यह उस समय की साहित्य संगीत और कला से ही निर्धारित होता था कि वो समाज कितना आगे था। हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय की मंदिर इमारतें साहित्य कल्चर आर्ट को देख करके हम उस अनुभव को देखते हैं कि उस समय के लोग कितने आगे के रहे होंगे, क्योंकि हमारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। तो अनावश्यक बहुत बातें बोल करके समय जाया करना उचित नहीं होगा। कलाकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ ऐसे होती ही रहें और हमारा आप सबका एक फर्ज भी है कि हमें इसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि कलाकार सम्मान का भूखा होता है और हम जब अपना समय देते हैं तो अंदर से उनको एक भावना होती है कि हम और भी अच्छा कार्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हो रही। थैंक यू। तो फिर हम आज शुरू कर रहे हैं एक अपना नाटक एक बच्चे की डायरी। ये नाटक समसामयिक है। आज बढ़ते हुए भारत में इसकी बहुत आवश्यकता है। परिवार बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे दादा दादी दूर होते जा रहे हैं और फिजिकल हेल्थ और स्टेटस के चक्कर में संतान भी कम हो रहे हैं। उसका क्या प्रभाव होता है इसके ऊपर ये नाटक केंद्रित है। देखिए, जैसे कि मुझको डिस्टर्ब हुआ वैसे आपको भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने अपने को मोशन करिए। पहली बात। दूसरी बात, नाटक के समाप्ति के बाद पात्रों का आपका परिचय कराया जाएगा। जहाँ आप इतनी देर पात्रों के नाटक देखने के लिए रुके हैं तो पात्र परिचय के लिए जरूर रुकिए, ताकि उनको लगता है पात्रों को आप इसके साथ चाहे जितना खेलिए, और पहले इसे कुछ खिला दीजिए और ये दूध पिला दीजिए। आंटी आप इसे वहाँ मेज पे रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। बाद में तो तुम खा चुके। हाँ दादाजी, आप बताइए आप दूसरा कौन सा खेल खेलेंगे? दूसरा सोचते हैं। बेटा पहले तुम ये दूध पियोगे और नाश्ता करोगे। चलिए उठिए। अरे दादी थोड़ा रुक जाइए ना। नहीं, मैंने कहा ना रुकना उठना कुछ नहीं। उठो जल्दी से मैं समीर बेटे को अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी, नाश्ता कराऊंगी। बैठो। दादी मुझे ये दूध अच्छा नहीं लगता है। 1 फिनिश करो। शाबाश शाबाश। अरे वेरी गुड। अब की बार तुम गर्मी की छुट्टियों में गांव में आना, हम तुम्हें वहाँ असली दूध घी और मक्खन खिलाएंगे। और सुनो, इसको हम अपने आम के बाग पे ले चलेंगे। हाँ। और बेटा जहाँ तुम अपने हाथों से आम तोड़ के खाओगे। और क्या? ठीक है, मैं मम्मी से काम चलने को कहूँगा। ठीक। पिताजी माताजी, मैं आप दोनों के लिए चाय लाई हूँ। अरे वाह भाई वाह, बुढ़ापे में चाय एक सहारा है। लाओ भाई लाओ। पिताजी आपके लिए खाने में क्या बना दूँ? अरे अब बेटा इस उम्र में हम दोनों का क्या, जो समीर बेटे को पसंद हो वही बना लो। और क्या? पर माताजी अपनी भी तो कोई पसंद होती है, जो आप कहें वो मैं बना दूँ। तुमसे खाने की जिद क्यों कर रही है? अरे जो ये कह रही है वो बना देना। बहू तुम कहीं जा रही हो? जी पिताजी, वो मैं रेखा से मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। और हाँ पिताजी, आप लोग
बहुत सुबह उठकर पाठ करते हैं। अब बहू, इस उनमें भगवान के पाठ के सिवा हम लोग करेंगे ही क्या? और क्या। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो पड़ोसन जो है ना, वो कह रही थी कि आपके सास ससुर बहुत जोर जोर पाठ करते हैं और इसी वजह से उसकी नींद खुल गई और सुबह वो दोबारा फिर सो नहीं पाई। बस मम्मा, अब फिर हम गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के गांव चलेंगे। वहाँ तो हम और भी झुलस जाएंगे। चलो जाओ, अपना होमवर्क पूरा करो। सुकू, 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 मैं रेखा से मिलने जा रही हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। अरे भाग्यवान, बहुत सही तो कह रही है। हमें दूसरों की सुख सुविधा का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। सुनो, मुझे तो लगता है पड़ोसन तो कुछ नहीं कह रही थी, और ये बहू का हम दोनों का यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। हर वक्त किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ सुनाया ही करती है। तुम सही कह रही हो। मुझे भी कभी कभी ऐसा एहसास होता है। चलो ऐसा करते हैं, अब बहुत दिन रह गई, हम लोग अपने घर चलते हैं वापस। पर सच कहूँ तो मुझे समीर का ही मुँह लगता है। सही कह रही हो तुम। वरना यहाँ पर उसके सिवा हम लोगों का कौन है? चलो चलते हैं। देखो, हम लोग विमल से मिल के चलेंगे, वरना बहू जाने उसको क्या क्या बता देगी। पर विमल हमें जाने नहीं देगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसको समझा दूंगा। तुम ऐसा करो, जाओ जाके सामान पैक कर लो। ठीक है। कहाँ रह गया विमल? पिताजी, अरे आ गए तुम? हाँ बेटा, ऐसा है कि हम लोग अब बहुत रह लिए, अब अपने घर वापस। आखिर क्यों, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको यहाँ पे क्या परेशानी है? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। क्या राज ने आपसे कुछ कहा? अरे नहीं बेटा, बहू तो हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है। फिर क्यों जा रहे हैं? माता जी कहाँ हैं? अब माता जी वो आ गई। माता कहाँ जा रही? बेटा, मैं सब मतलब समझती हूँ, सब जानती हूँ। बस मैं यही कहूँगी, तुम दोनों अपने मान सम्मान का ध्यान रखो, तो शायद सुखी हो जाओगे। राज जो है रुखे स्वभाव की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। बेटा विमल, देखो तुम दोनों पढ़े लिखे हो, तुम लोग का इस तरह का व्यवहार समीर के लिए अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखो बेटा, हम जब आएंगे जब ये घर हो जाए। चलिए चलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, खुश रहो। हम फिर आएंगे, फिर आएंगे। राज माता जी और पिताजी चले गए, तो मैं क्या करूं? वो हमसे दुखी होके गए हैं। मुझसे नहीं, तुमसे दुखी होकर गए होंगे। कैसे? आखिर मैंने उसे कहा ही क्या? अरे तुमने कहने और करने में कसर क्या रखी? जैसे तुम वैसे तुम्हारी माताजी और पिताजी। देखो ना, किसी के घर में रहने की तमीज भी होती है। उन्होंने घर का क्या हाल बना रखा है। कमरे को देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी नहीं जानवर रह रहा हो। उनकी संगत में समीर की भी हालत देखो, बिगड़ता चला जा रहा है वो।
के अंदर मैनर्स ही खत्म होते चले जा रहे हैं। होश की बात करो राज। हाँ, मैं होश में ही हूँ। हेलो डायरी, आज मेरे दादाजी दादी जी घर छोड़कर चले गए। मैं फिर से अकेला रह गया। पता है, आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं कहा। मम्मी ऑफिस से आई, ना उनको पास किया, ना उनको बुलाया। पापा को यह भी नहीं बताया मेरे मैथ में 10 में से 10 नंबर आए। और पता है, उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। डायरी, क्या मैं इस घर में हूँ या मैं फोटो फ्रेम में हूँ? इसे दीवार पर टांग दिया गया। आज मम्मी उसको आईने में देख रही है। आज तो कभी मुझको भी देखती। मैंने पापा की आवाज सुनी, बेटा मर्द बने। क्या मर्द बनने के लिए क्या एक बच्चा मरता है? अगर मैं चला जाऊँ क्या कोई ढूंढेगा? शायद किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे की नहीं, एक समय की है जहाँ घर बड़े हो गए और दिल छोटे। समीर, बेटा समीर, पहले तुम आराम करो और कुछ नाश्ता, उसके बाद अपनी चीजों को देखते रहना। माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बुखार तेज हो गया था, कारण अस्पताल जाना पड़ा। हाँ बेटा, मैं भी कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ नाश्ता कर लो और थोड़ा आराम, उसके बाद अपनी चीजों को देखते रहना। ठीक है माँ, आप बताइए, क्या आपने मेरे कमरे को ठीक किया है? मेरी सारी चीजें, अलमारी वगैरह आपने साफ किए हैं? हाँ बेटा, सब बड़ा अस्त व्यस्त हो रहा था, इसलिए करीने से लगा दिया। क्यों, कोई खास बात है? नहीं माँ, मेरी एक डायरी थी, वो मिल नहीं रही है। अच्छा, डायरी क्या था उसमें? माँ, वो मेरी दोस्त थी, मुझसे बहुत प्यार करता। अच्छा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती। हम दोनों किसी की बातें किया करते। कहाँ है? मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, पहले तुम आराम करो, थोड़ा नाश्ता करो, मैं तुमको ढूंढ कर देती हूँ। माँ, मुझे डायरी चाहिए तो चाहिए, बस। कहीं कहीं होगी, मिल जाएगी बेटा। समीर, समीर, डायरी। अच्छा, वो डायरी, उसे तो मैंने रद्दी समझकर पीछे लॉबी में अखबारों की रद्दी में डाल दिया था। कहाँ रखी है? रेखा जी आई है, उनको अंदर भेज दो। ठीक। और हाँ, उनके लिए चाय और कुछ नाश्ता वगैरह लेके आना। ठीक। क्या है इस डायरी में? क्या करूं? ये डायरी में समीर को दूं या ना दूं? ऐसा क्या है इस डायरी में कि डायरी ना मिलने से इतने गुस्से में आ गया समीर? क्या करूं? किससे सलाह लूं? हाँ, रेखा, रेखा इस बात को समझ के वो इस समस्या का समाधान बता सकती है। राज, रेखा, अच्छा हुआ तू आ गई। रेखा, कैसी है समीर की तबीयत? रेखा, राज, ऐसे मत रो राज, बच्चे भावुकता में कभी कभी ऐसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब तो तुम्हें समीर का और भी ख्याल रखना है। हाँ रेखा, तुम ठीक कह रही हो।
अब तो मुझे समीर का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। कहाँ है वो? अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ है। मैं समीर बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी जी। अरे वाह, तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है। जी आंटी। अच्छा, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम लोग मेरे घर पे पाव भाजी का प्लान बनाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। चलो अब तुम आराम करो। देखा, आओ चाय ले लो। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यही कहा है कि समीर को लेकर उसकी तबीयत के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमें बस सामान्य दिनचर्या ही रखनी है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि उसकी तबीयत को लेकर उससे कोई बात नहीं करनी है। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, पर वो मेरी बातों में रुचि ना दिखाकर छत पर ही हार रहा था। हाँ रेखा, समीर जब से हॉस्पिटल से आया है गुमसुम ही रहता है, लेकिन हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलना होगा। इस बात का और भी ध्यान रखना होगा। मैंने जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, सब काम धाम छोड़कर चली है। पर राज, ये सब हुआ कैसे? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ रेखा। आजकल बच्चे, पता नहीं, जब से समीर आया है हॉस्पिटल से मुझसे अपनी डायरी ही मांगे जा रहा है। डायरी? कैसी डायरी? अरे रेखा, आजकल बच्चे नेट पर ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं और प्रयोग भी करते रहते हैं। राज, पर ये डायरी का क्या चक्कर है? मुझे उसके कमरे में एक डायरी मिली थी और उसे साधारण समझकर मैंने पीछे अखबारों की रद्दी में डाल दिया था। तुमने डायरी पढ़ी नहीं? मुझे समय ही कहाँ मिलता है, मैं उसके साथ जो हर समय रहती हूँ। ये देखो, ये है वो डायरी। देखा, ऐसा करो, तुम इसको ले जाओ और इसको पढ़कर बताना कि उसने इसमें क्या लिखा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम समीर का ध्यान रखो, मैं तुम्हें पढ़ के बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू रेखा। मैं जाती हूँ। घर आकर मैंने डायरी पढ़ी तो मुझे नया एहसास हुआ। अरे ये डायरी है या बाल मन के द्वंद, जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते। ये तो पूरे बाल मनोविज्ञान को सामने ला देने वाली डायरी है। पर ये विचार इस छोटे से बच्चे के मन में आया कैसे? एक बच्चे का मन बहुत कोमल, सहज और इनोसेंट होता है। अगर हम उन भाव को सही समय पर समझ लें तो निश्चय ही हम भी उनकी तरह नाचने लगेंगे। मैंने डायरी का पहला पन्ना खोला तो उस पे लिखा था ओम गणेशाय नमः। इससे मुझे उसके सात्विक होने का पता चला। अब देखते हैं समीर को डायरी लिखने की प्रेरणा कब और कैसे मिली। हेलो समीर। हेलो। क्या बात है समीर, इतना उदास क्यों बैठे हो? समझ नहीं पा रहा हूँ रिधिमा, किससे बात करूँ, किसको अपनी बातें बताऊँ, किससे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछूं? क्यों? जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं उनसे अपनी बातें शेयर करो। हाँ, है पर नाम मात्र के लिए। ऐसा क्यों कहते हो? सुबह जब मैं स्कूल चला जाता हूँ तब उसके बाद मम्मी पापा ऑफिस, जब शाम को घर आता हूँ तब वह नहीं होते। शाम को घर देर से घर आते हैं, मम्मी किटी पार्टी या सहेलियों के यहाँ, पापा क्लब, मैं घर में अकेला ही रह जाता हूँ। कभी कभी तो इतनी देर हो जाती है कि मेरी उनसे दूसरे दिन ही मुलाकात होती है, जब मम्मी मुझे स्कूल के लिए उठाने आती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा और कोई नहीं? मेरा मतलब भाई बहन वगैरह? मम्मी ने मुझे समझाया क्या कोई इतना आसान नहीं, इसमें बड़ा झंझट होता है। अगर मेरे भाई बहन आ जाएंगे तो उनका करियर चौपट हो जाएगा, साथ ही तेरी हर चीज बढ़ जाएगी। आगे चल के जो कुछ हमारा है वो सब तेरा ही होगा। मुझे सब बढ़ जाने की कोई चिंता नहीं है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई बहन के आ जाने से उनका करियर कैसे चौपट हो जाएगा। मैं तो बस साइकिल का ही करियर जानता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे दादा दादी हैं? हाँ है, मेरी दादी जी कहती हैं सब चीज़ों को बांट के खाना चाहिए। तो बस उनसे अपनी सारी बातें शेयर करो। वो दोनों हमारे साथ नहीं रहते हैं। मगर क्यों? पहले जब हम अपने पुराने घर में रहते थे तब हमारे साथ दादाजी दादी जी भी साथ रहते थे, पर मम्मी को वहाँ की सोसाइटी पसंद नहीं आई तो मम्मी ने पापा से हॉस्टल में फ्लैट लेने को कहा।
तब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी फर्स्ट कॉलोनी क्या होती है? तब मम्मी ने समझाया, फर्स्ट कॉलोनी वह होती है जहाँ हाईफाई लोग रहते हैं, उनका रहन सहन उच्च कैटेगरी का होता है। फिर हम यहाँ आ गए। हाँ, मेरे कई दोस्त थे, हम उनको छोड़कर आ गए। अच्छा, तो तुमने अपनी मम्मी से यहाँ आने का विरोध नहीं किया? किया था, पर मम्मी ने मुझे डांट दिया और कहा बड़ों के कामों के पीछे नहीं बोलते। वहाँ जब मुझे या मेरे दोस्तों को कोई भी समस्या होती थी तब दादाजी दादी जी हमारी बात सुनकर हमारी समस्या का समाधान कर देते थे। फिर मैं अपने दोस्तों को बताता था, वहाँ भी बहुत खुश होते थे। मुझे अपने दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आता है। रो मत। और तुम्हारे दादा दादी? मेरे दादा दादी यहाँ कम ही आते हैं। उनको आने को कहता हूँ तो वो कहते हैं हमारा इस कॉलोनी में मन नहीं लगता है। जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने को कहता हूँ तब मम्मी कहती है उन्हें भूल जाओ, वो सब तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ आए हो तो नए दोस्त बनाओ। रो मत, शांत हो जाओ। जब मेरी मम्मी को भगवान ने अपने पास बुला लिया था तब पापा मेरे लिए नई मम्मी लाए थे। नई मम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। पापा भी अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। मैंने कई बार पापा से मम्मी के व्यवहार के बारे में बात की और उन्होंने उनको समझाया, पर उनको कोई असर नहीं पड़ा। और जब मैं अकेली होती थी मेरा बात करने का बहुत मन होता था। तब तुमने क्या किया? तब मैंने डायरी लिखना शुरू किया। डायरी मेरी पक्की सहेली है। जब से मैंने डायरी लिखना शुरू किया मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। मैं तो कहती हूँ तुम भी डायरी लिखना शुरू कर दो। थैंक्स दिमा और गिविंग मी टू गुड फ्रेंड। आज से मेरी डायरी मेरी पक्की दोस्त होगी। अच्छा समीर, तुम जो भी लिखना मुझे बतला सकते हो। हाँ ज़रूर, मैं तुमको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा समीर, अब चलती हूँ, पापा आ गए होंगे। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बाय बाय। समीर ने रिधिमा से प्रेरणा पाकर डायरी लिखना शुरू किया। ये डायरी बच्चों के मन की गुफा में ध्वनित होती उन संवेदनाओं का पिटारा है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। बच्चे को माँ बाप के स्पर्श और सानिध्य की कितनी जरूरत होती है। स्पर्श करना सिर्फ छूना भर नहीं है, इससे बच्चे को अपना सारंक्षण, आत्मीयता और स्नेह का प्रयास होता है। यह स्पर्श पौधे भी अर्जित करते हैं। स्पर्श से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, उत्साह मिलता है। पर आज लोग भौतिकता में इतने व्यस्त है कि वो इस सामान्य से विटामिन को ना दे पाते हैं और ना महसूस कर पाते हैं। क्या सिर्फ आवाजों का ही वजन होता है? क्योंकि माँ पापा की चुप्पी बहुत भारी लगती है। माँ, मैं आपके साथ बातें करते हुए लोरी सुनते सोने के लिए तरस गई। माँ सच बताना, क्या आपने मुझे गोद लिया था? जब मैं पैदा हुआ था तो क्या उस दिन भी कोई मीटिंग थी? माँ, मेरे तकिए में आपकी खुशबू नहीं आई, मैं उसके लिए तरस गया हूँ। आप सोचती हैं कि रंग बिरंगी चादर और खिलौने मुझे खुशी देते हैं? नहीं माँ, मुझे आप चाहिए। आपके साथ आपकी गोदी में सर रखकर सोना चाहता हूँ। पर आप हमेशा मैनर्स, हाई फाई, ऊंची सोसाइटी जैसे शब्दों में मुझे उलझाकर बेजान स्टफ टॉय देकर अकेला छोड़ जाते हैं। माँ, मेरा डर कर आपके कमरे में आना, पापा का नाराज होना, मुझे कमरे से बाहर करना, लगता है मैं एक फालतू वस्तु। पापा ने कहा स्टॉप बीइंग सेंसिटिव, पर अगर एहसास ही नहीं होगा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? अपने कमरे में आकर मैं आपके लिए रोता रहा, तरसता रहा। आप पापा का हाथ पकड़ी सो रहे थे, पर मेरे सारे खिलौने बेजान हैं। माँ, पापा में धड़कन है, प्यार का एहसास है। करवटें बदल कर आपको चादर से ढकते हैं। पर माँ, आपने जो खिलौने दिए हैं वो ये सब नहीं करते। आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। पापा भी आपकी तरह निष्ठुर। इस छोटे से पैराग्राफ में बालमन की पीड़ा, मानवीय आवश्यकताओं की झांकी है। एक बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, उसके अनुभव बहुत अपरिपक्व होते हैं। इसलिए
एक जिम्मेदारी है, आपका भविष्य है, उसके भी तो अपने वजूद हैं, उसके संवेग हैं, लक्ष्य हैं, उस पर अपनी इच्छाएं मत थोपिए। जब उसकी दोस्त खुशबू कहती है कि उसके कारण उसकी माँ ने नौकरी छोड़ दी, तो अपनी दोस्त खुशबू की बात सुनकर समीर बहुत प्रभावित होता है और सोचता है कि वो भी अपनी माँ से जिद करके नौकरी छोड़ने के लिए कहेगा तो उसकी माँ भी उसकी बात जरूर मानेगी। इसलिए वो माँ के पास जाता है। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है माँ। 1 मिनट बेटा। हाँ जी बेटा। माँ। अच्छा 1 मिनट बेटा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, मैं शाम तक आ जाऊँगी। ओके ठीक है बेटा। माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बताओ, इस समय तो मैं ज़रूरी मीटिंग में जा रही थी बेटा। पर माँ मुझे जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा हाँ बताओ। माँ मेरा एक दोस्त है, अच्छा पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अरे फादर ने उसे अपने पास रख लिया है, तो फादर के पास रहता है खुश है, पर कभी कभी उसे अपने परिवार की याद आ जाती है और वो दुखी हो जाता है। पर तुम्हें किस बात का दुख बेटा, तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे साथ ही है ना। आगे तो सुनो। अच्छा बताओ। उसे गली में एक कुत्ते का बच्चा मिला। कुत्ते का बच्चा? हाँ, उसने फादर से पालने को कहा, तो फादर ने हाँ कर दी और उसे उसका दोस्त मिल गया। अच्छी बात है, लेकिन समीर देखो, तुम्हारे पापा को कुत्ता पसंद नहीं है। कुत्ता पालने से एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वैसे भी मैंने तुम्हें एक स्टफ टॉय कुत्ता लाकर दिया था ना। जाओ जाकर आराम करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मुझे अब इस तरह अच्छा नहीं लगता है। जब मैं तुम्हारे गले में हाथ डालकर तुम्हें जिंदगी पकड़ कर सकता हूँ, तब मुझे डर नहीं लगता। ठीक है बाबा, मैं कल तुम्हारे लिए एक नई बेडशीट लाकर तुम्हारे कमरे में बिछा दूंगी, ठीक है। और देखो बेटा, तुम्हें नीला रंग बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे कमरे में नीले रंग की झालर लगवा दूंगी, और जब रात में तुम्हारी आँख खुलेगी तो बल्बों की टिमटिमाहट में तुमको अच्छी अच्छी चीज़ों की याद आएगी और तुम्हें अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। जाओ अब जाकर आराम करो बेटा। माँ, तुम मेरी भावना नहीं समझ पाती। तुम सोचती हो रंग बिरंगी मेरी पसंद की चादर और खिलौने मुझे खुशी देते हैं। नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ लिपट कर सोना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं हूँ तो तुम्हारे पास। माँ अब नौकरी छोड़ दीजिए। अरे नौकरी छोड़ दूँ? इतनी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और नौकरी छोड़ दूँ? ये महंगे खिलौने, ये ऐशो आराम, ये आरामदायक जिंदगी तुमको मेरी नौकरी की बदौलत ही मिली है। माँ यही तो कह रहा हूँ, मुझे महंगे खिलौने और कीमती सामान नहीं चाहिए। माँ मुझे आज मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी गोद में सोना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, अकेले नहीं रहना चाहता, और ऑफिस के कारण आपको मेरे लिए वक्त नहीं मिलता। माँ पता है, मेरी दोस्त खुशबू की मम्मी उसके साथ खेलती हैं, कहानी सुनाती हैं। खुशबू की माँ अनपढ़ और गवार होगी, तभी तो नौकरी ना करके खुशबू के साथ समय बिताती है। नहीं माँ, उसकी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी है, वहाँ भी पहले नौकरी करती थी। खुशबू के कहने पर उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। कौन है ये खुशबू? तुम इतने लो कैटेगरी के बच्चों के साथ क्यों खेलते हो? धोबी के बच्चे, नाई के बच्चे, अनपढ़ गवार लोगों से तुम्हारी बहुत टिकती है। तुम तो इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। जॉनी जैसे हाईफाई लोगों से तो लड़ते रहते हो, पता नहीं कब तुम कायदे के बनोगे। पापा सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। चलो जाओ, सुक्कू के साथ जाकर टीवी देखो। चलो जाओ, मुझे लेट हो रहा है, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी बेटा, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। जाओ। मैं इम्पोर्टेंट हूँ या मम्मी की मीटिंग?
बैठना, मैं चाय लाती हूँ। चाय रहने दे, मैं पी कर आई हूँ, ठीक है? देखा बता डायरी में क्या लिखा है? बहुत सी बातें लिखी। इस डायरी में समीर के पुराने घर की, पुराने दोस्तों की यादों का दर्द है। तुम्हारी उपेक्षा और व्यस्तता से उपजे शून्य की वेदना है। इस डायरी में उस बालमन की झांकी है जिसे आज के भौतिकवादी माँ बाप नहीं समझ पाते। देखो अब मुझे बता, मैं क्या करूँ? राज, समीर तुम्हारे पास आने के रास्ते तलाश कर रहा है। जब उसकी दोस्त खुशबू ने उससे कहा कि उसकी माँ के सिर दर्द होने पे उसने तेल की मालिश करी, तो उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार किया। तो जानती हो समीर ने क्या लिखा है? लिखा है कि जब से खुशबू ने सर में तेल लगाने वाली बात कही है, तब से मैं सोचता हूँ कि जब मेरी माँ के सर में दर्द होगा तब मैं भी उनकी तेल से मालिश करूँगा। और जब तुम सर दर्द से कर्रा रही थी तो राज, क्या कर रहे हो बेटा? क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारी टीचर ठीक से पढ़ाती हैं? लो, ये मेडिसिन खा लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। रख दो, मैं ले लूंगी। अरे तुम ऑफिस जाती हो, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद किटी पार्टी, समाज सुधार की मीटिंग, महिला कल्याण, बाल कल्याण, इन सब की क्या जरूरत है? मुझे मत समझाओ, मेरी भी तो कोई लाइफ है। आखिर समाज में मुझे भी तो अपना स्टेटस बनाना होता है। अपनी क्यों नहीं कहते? तुम भी तो क्लब जाते हो। अरे मैं क्लब बाल सुधार या महिला सुधार के लिए नहीं जाता हूँ। मैं क्लब बैडमिंटन खेलने जाता हूँ ताकि अपने आप को फिट रख सकूँ। तुम्हारे सिर में अक्सर दर्द होता रहता है और नींद की गोलियां लेकर के तुम सोती हो। आखिर अपने सामर्थ्य को भी तो समझना चाहिए। मेरी मत बोलो, अपनी बोलो। जब भी जाओ, क्लब से आए हो, थक गए होगे खेलकर, जाकर सो जाओ। तुमको तो समझाना ही बेकार है। दवा रखी है, मर्जी आए तो खा लेना। माँ दादी कहती हैं तेल मालिश करने से सिर दर्द भाग जाता है। लाइए आपके तेल लगा दें। शट अप समीर, दादी की तरह जवाब मत बनो। ले जाओ ये तेल यहाँ से। तुम कभी जॉनी की तरह नहीं बन सकते। जाओ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कुछ याद आया राज? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती। देखा मैं क्या करूं? राज, उसकी डायरी में लिखे हुए बाल मन की व्यथा व्यक्त करने वाली आकृति देखकर लगता है कि समीर बहुत संवेदनशील है। ये किसी की थोपी हुई बात या काम को करने में हिचकिचाते हैं और असहज होकर जीवन नष्ट करने की कल्पना करने लगते हैं। पर देखा, ये बताओ मैंने आखिर उससे क्या होगा? राज, तुमने हमेशा अपने दोस्तों के सामने उसकी बुराई कर कर उसमें हीन भावना भरी। उसके बेटे से हमेशा तुलना कर कर उसको सबके सामने नीचा दिखाने का प्रयास किया। पर देखा, ये सब तो मैंने समय की भलाई के लिए किया। उसे ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनाने के लिए किया। वाह राज वाह, तुमको अपने बेटे में जो गुण थे वो कभी दिखाई क्यों नहीं दिए? मैंने उसे कभी भी नहीं मारा, मैं सच कहती हूँ। देखा, मैं जानती हूँ कि तुम उसे कभी मार ही नहीं सकती हो, पर तुमने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। एक बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। उसमें उसके माँ बाप, परिवार के सदस्य, फूल पौधे, चांद सूरज आदि होते हैं। वो भावनाओं का भूखा होता है। पैसा, स्तर, ऊंच नीच, गरीब अमीर, जाति धर्म का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
आज बच्चे अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। रेखा, अब तुम ही बताओ, मैं उसकी इस अकेलेपन की समस्या को कैसे हैंडल करूं? वैसे रेखा, मैंने उसे सब कुछ दिया, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। देखो राज, हर बात में ये मत कहो मैंने ये किया वो किया, क्योंकि तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था। तुम सोचो तुमने क्या नहीं किया। देखो समीर के डायरी के वो प्रश्न जिसमें उसने लिखा है, मम्मी क्यों दादी के नाम पर चिढ़ जाती है? कहती है बेटा ये दादी लोग बहुत खराब होती हैं। मेरी दादी हमारे साथ रहती थी तो उन्होंने मेरी मम्मी यानी तेरी नानी के साथ बहुत बुरा किया। क्या मेरी दादी भी मम्मी की दादी की तरह? नहीं, मेरी दादी बहुत अच्छी है। पर क्या मम्मा गलत है? नहीं, मम्मा गलत थोड़ी ना कहीं। पता नहीं यहाँ पर मेरा सब कुछ बदल गया। मेरे दादा दादी, दोस्त, पुरानी घर की यादें सब कुछ छूट गई। मम्मी मेरी किसी बात को सुनना ही नहीं चाहती। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, पर वापस की कौन सी तरह लगा मैं बस गायब हो जाना चाहता हूँ, जैसे फोटो फ्रेम से कोई दूसरा चेहरा। अगर मैं चला जाऊँ तो शायद पहली बार में सन्नाटा नहीं सवाल होंगे। मुझे अभी भी दादी की कहानी याद है। मैं बस थोड़ा सा दिखना चाहता हूँ। जब मम्मी कहूँ वह बेटा था, जब पापा कहूँ वह फोन नीचे रखकर मेरी तरफ देखे। क्या ये कुछ ज़्यादा मांग है? अगर मैं चला जाऊँ तो शायद पहली बार बचपन से ही मेरी माँ को हर छोटी बड़ी बात के लिए मेरे पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। हमारा संयुक्त परिवार था। बेटे की चाह में एक एक करके हम 4 बहनें हो गई थी। फीस, किताबें, खाना पीना ही पापा बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। अपने जीवन की मैं एक महत्वपूर्ण बात मुझे बताती हूँ। मैं और नंदिनी, हम दोनों अभिन्न मित्र थे और मेरी बहुत पड़ती थी। वो एक बहुत ही संपन्न परिवार से आती थी। एक बार नंदिनी ने मुझे अपने बर्थडे की पार्टी पर बुलाया और मैं बहुत खुश हुई और मैंने पापा से उसको गिफ्ट देने के लिए पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसके जन्मदिन की पार्टी पर नहीं जा सकी और दूसरे दिन स्कूल आने पर वो मुझसे खूब लड़ी। बोली, तुम मेरी जन्मदिन की पार्टी पर ही नहीं आई और इतना भला बुरा भी कहा मुझे। लेकिन मैंने उससे माफी मांगी और अगले साल उसके जन्मदिन पर जरूर आने का वायदा भी किया। मैं समझ सकती हूँ तुझको कितनी पीड़ा हुई होगी। अच्छा राज, फिर अगले साल तुम उसके जन्मदिन पर गई? मजेदार बात तो तूने सुनी ही नहीं। मेरा जन्मदिन उसके जन्मदिन के 4 दिन बाद आता और उस साल मैंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपनी माँ को 3 दिन पहले ही राजी कर दिया, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण तो मैं अपना जन्मदिन कभी मनाती ही नहीं थी। लेकिन उस साल मेरी माँ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए राजी हो गई और मेरे जन्मदिन पर चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी सभी लोग आए और सभी लोग मेरे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी लाए थे। और पता है, उन्हीं गिफ्टों में से सबसे अच्छा वाला गिफ्ट ले जाकर मैंने उसको दे दिया और वो बहुत खुश हुई। अरे वाह, तू तो बहुत चालाक निकली। राज, तूने अपने घर को ऑफिस बना दिया है। देख, जब हम दुखी होते हैं तब रोते हैं, जब कोई अपना हमसे मिलता है तो और ढांढस बढ़ता है। परंतु समीर के पास ना तो कोई दोस्त था और ना तुम लोग के पास समय। उसके पास से बेजान खिलौने और एक काम वाली बाई जो उसकी बाहरी जरूरत पूरी करती थी। दूसरा, तुमने उसे इतना ज्यादा अनुशासन में जकड़ दिया था कि वो कभी तुम लोग के सामने अपने आप को खोल ही नहीं पाया। क्या एक माँ का स्थान टीवी, वाईफाई या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले सकते हैं? देखो, कितनी गहराई से सोचती हो है बात। हर एक छोटी छोटी बातों को तुम कितनी सहजता से समझ रही हो। लेकिन देखा,
नौकरी के कारण मेरी भी तो व्यस्तता रहती थी। मैं उन घरेलू महिलाओं की तरह बच्चों से चिपकी तो नहीं रह सकती। समीर को तो मेरी पोजीशन को समझना चाहिए था। राज, तुम गलत कह रही हो। हाँ, तुम कहती हो कि समीर को मेरी नौकरी में मेरी पोजीशन को तो समझना चाहिए था। तो राज, समीर तुम्हारा बेटा है और एक बेटे के लिए माँ गरीब हो, क्लर्क हो, अफसर हो या बीमार हो, बच्चे के लिए तो माँ माँ होती है ना। अच्छा, तुम्हारी माँ नौकरी नहीं करती थी तो क्या तुम उससे प्यार नहीं करती थी? बहुत करती थी। मेरी माँ ने तो अपने परिवार के लिए त्याग भी किए हैं। चल बैठ, मैं तुझे उनके त्याग की एक बात बता। मेरी चाची और मेरी माँ दोनों ने ही बीए का फॉर्म भरा। मेरी दादी हुई, मधु दुल्हन छोटी है, पहले उसको पढ़ लेने दे बढ़ती दुल्हन। मेरे पापा ने भी दादी की बात का समर्थन किया। दादी कमाती जो थी ना, उनकी पेंशन आती रहती थी। और चाची बीए, एमए, बीएड करती चली गई। और मेरी माँ पूरे घर की देखभाल। चाची कोई भी काम नहीं करती थी और मेरी माँ उनके बच्चों की भी देखभाल करती चली गई। पता है, जब चाची की नौकरी लगी तो दादी ने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और हर आने जाने वाले से चाची की खूब तारीफ की। मेरी माँ की तारीफ न होने से मुझे बहुत गुस्सा आया, जिनके कारण चाची पढ़ सकी और उनकी नौकरी लगी। और मैंने दादी से कहा, दादी आपने मेरी माँ की तारीफ नहीं की, जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और जिसके कारण आज चाची की नौकरी लगी। तब पापा ने मुझे जोरदार झापड़ मारा और कहा, दादी के मुंह लगती हो। अरे घर का काम तो मेहरी और नौकर भी कर लेते हैं, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं। इन अनुभवों की पोटली से दबी यदि मैं अपनी नौकरी और अपने स्टेटस के लिए संवेदनशील रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? राज, तुमने अपने बचपन की भोगी कष्ट की चीजों से बिना सोचे समझे समीर के बचपन को रख दिया। अपनी ही धुन में रहकर अपने बच्चे के बचपन की हत्या कर डाली। अपनी दादी की कलीसिया को समीर की दादी में थोप दिया। बाल मन भ्रमित होकर कुबला दिया मेरे कारण। हाँ राज, तुम बचपन भर उन कटु अनुभवों से दूर जाने का प्रयास करती रही, पर उसमें फंसती गई, कभी उबर ना सकी। जीवन भर बच्ची बनकर उन बुरी यादों को जीती रही, कभी माँ बनकर अपने बच्चे को संभाल ना सकी। हाँ रे, मानती हूँ कि मेरी गलती। समीर जब भी मुझसे भाई या बहन लाने की बात करता तो मैं उसे एक बेजान खिलौना लाकर पकड़ा देती। जानती है, बचपन से ही मेरी माँ ने इकलौता होने की बात मेरे अवचेतन मन में भर दी थी। माँ बाप द्वारा दी गई सीख को ओढ़कर ही हम जिंदगी का आकार ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो माँ को पहला गुरु भी कहा गया। वैसे देखो, मैंने समीर को सब कुछ दिया, कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। राज, क्या तुमने उसे समय दिया? लेकिन नौकरी के कारण मेरी व्यस्तता रहती थी, समय ही कहा था। राज, तुम गलत कह रही हो। मैं मानती हूँ कि नौकरी पेशा महिलाओं के पास वक्त की कमी रहती है, पर राज, किटी पार्टी, क्लब, समाज सेवा के लिए तो तुम वक्त निकाल लेती थी, पर अपने मासूम बच्चे के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था। राज, माँ सिर्फ रोटी नहीं देती, वो बच्चे के जीवन को आकार देकर संवेगात्मक स्थिरता देने वाली महिला होती है। आज सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। क्या सारा दायित्व तो मेरा ही था? अरे विमल को भी तो उसका ध्यान रखना चाहिए था ना। ये सब किसने कहा? पड़ोसियों ने या घर वालों ने? घरों में रहने वाली महिलाओं को तो मैं अपने मुंह ही नहीं लगाती।
वो सब मेरी नौकरी और स्टेटस से ईर्ष्या करती हैं। फिर हिकारत और दम से भरे तुम्हारे शब्द और जो तुमने अपनी नौकरानी के हवाले समीर को कर दिया तो कुछ नहीं। अरे वो तो उसी में खुश था, तो तुमसे उसकी वो खुशी भी नहीं देखी गई। जानती हो उसने क्या लिखा है? समीर, लो बेटा तुम पी लो। ठीक है रख दो। रखने पर तुम पीते नहीं, भूल जाते हो। फिर मेम साहब मुझे डांटती हैं। ठीक है आज पी लूंगा। लाओ दो। देखो, क्या तुम्हारे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं? हाँ जाते तो हैं, पर मम्मा मुझे बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती? ये तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चे हमारे साथ खेलने आ सकते हैं? आ तो सकते हैं, पर मेम साहब बहुत हल्ला करेंगे। तो मम्मी पापा घर पे नहीं होंगे तब बुला दो, उनके साथ खेल लूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। पर ये तो गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है। कल जब आप काम पर आना तो उनको भी लेती आना। ठीक है। और अगले दिन से तुमको अपने बच्चों को साथ लेकर आने लगी और एक दिन तुम ऑफिस से जल्दी घर आ गई। मेरी बारी। चलो पिलो फाइट खेलते हैं। ये ले, तू भी ले, तू ले। तुमने मुझे बहुत है टेस्ट तुम्हारी है। ये ले, तू भी ले, तू भी ले, ये ले, तू भी ले। ओ नो, ये सब क्या हो रहा है? मम्मा, ये तो मेरे दोस्त है, टुक्कू आंटी की वजह से। शट अप समीर, जाओ अपने कमरे में। और तुम लोग भी जाओ यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है तुमको? मेम साहब, समीर पापा ने कहा था आप उनको बच्चों के साथ बाहर खेलने नहीं जाने देती, तो उन्होंने मुझसे कहा जब मैं कल काम पर आऊँ तो अपने बच्चों को साथ ले आऊँ और वो उनके साथ खेलेंगे। अब मैं ले आई। हाँ, उसने कहा और तुम ले आई। बड़ी उसकी आज्ञाकारी बन गई। अगर वो कहेगा कि मैंने आज तक मरते हुए किसी को नहीं देखा और मुझे मर के दिखाओ, तो क्या उन्हें तुम मर के दिखाओगी? हाँ बोलो, मर के दिखाओगी? तो कहाँ तुम्हारे बच्चे और कहाँ समीर? कोई मुकाबला है तुम्हारे बच्चों में और समीर में? अरे वो तो बच्चा है, पर तुमको तो समझना चाहिए। मैं उसे बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसे लो कैटेगरी के बच्चों के साथ खेलने ही नहीं देती। आइंदा से ध्यान दे, काम करना है तो ठीक से करो। अच्छा हाँ, आइंदा अपने बच्चों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं, समझी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं ही वो अभाग्यशीला खंड हूँ जिसने ममता की लहरों से अपने बच्चे को स्पर्श नहीं किया। अब तू ही बता रेखा, मैं क्या करूं?
मत हो जाए। तुम अब एक माँ बनो। इस बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। उसके मन में जो डर और अनुशासन का भय है उसे दूर करो। सोचो तुम और क्या कर सकती हो अपने बेटे की खुशी के लिए। देखो, अगर मैं उसके दादा दादी को यहाँ बुला लूँ, वो उनसे बहुत प्यार करता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, वो अकेले मुझसे सुनना चाहती हूँ। उसकी डायरी से मुझे लगा कि वो तुम्हारे सानिध्य के लिए बहुत तड़पता है। उनकी छाव में उसका व्यक्तित्व निखर पाएगा। लेकिन इससे ये मत सोचना कि तेरे लाइफ खत्म हो जाएंगे। तुम उसको सुनो, उससे दोस्तों जैसा व्यवहार करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है रेखा, अब समीर के आने का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है, अब अपने और समीर के बीच सेतु बनाओ। ठीक है, तुमने मेरी भटकी हुई आत्मा को दिशा प्रदान की। गुरुजी, पर इस गुरु की गुरु दक्षिणा याद रखना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। राज, ये डायरी लो और उचित समय आने पर उसको दे देना। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू रेखा। समीर, बेटा समीर, सो गए क्या बेटा? आपने इतनी देर कहाँ लगा दी माँ? मैं रेखा आंटी से मिलने गई थी, वही समय लग गया। ठीक है, आप कहीं भी गई हैं। आपको मेरी परवाह क्यों होगी? मेरी प्यारी दोस्त तुम कहाँ हो? क्या बात है समीर, कुछ कहना चाहते हो? आपको वो चहता जॉनी आया था। मैंने आयंती से कह दिया कि क्या मैं सो रहा हूँ। हो सकता है पापा इंतजार कर रहा हूँ। जाइए, उसकी खातिरदारी करिए, वरना आपकी दोस्त नाराज हो जाएगी। समीर मेरी दोस्त का बेटा है बेटा, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सबसे प्यारा तो मेरा समीर ही है ना। बोल रही हूँ माँ, आप हमेशा जॉनी और उसकी मम्मी के सामने मेरी कमियाँ निकालती हैं। इस कैसे सपना देख रहा हूँ मैं। कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं? नहीं बेटा, ये सब सच है, सब हकीकत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अपनी किटी पार्टी, क्लब और फ्रेंड्स के चलते मैंने तुमको कई बार इग्नोर किया है बेटा, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? हो सकता है काम की दिक्कत ज्यादा हो, इसलिए आप मुझे चिढ़क देती हैं। मुझे माफ कर दो माँ, पर ये तो सच है। जब आप जॉनी और उसकी मम्मी के सामने मेरे व्यवहार को लेकर सलाह लेती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। चल चल, अब हम लोग नाश्ता करेंगे और हम तुम्हारे लिए क्या खाना है बताओ? फिंगर चिप्स। अच्छा, सुकू सुकू कहाँ चली गई? सुकू, हम लोग के लिए चाय लाना और समीर की पसंद के फिंगर चिप्स भी। अरे भाई, ये माँ बेटों में क्या गपशप हो रही है? मुझे भी चाय मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आज माँ और बेटे में पक्की वाली दोस्ती हो गई है। इसी खुशी में मैं आपको चाय पिलाती हूँ और समीर की पसंद के फिंगर चिप्स भी। अरे वाह, फिंगर चिप्स वो माँ के आज कितना अभी लेके आता। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने रेखा को डायरी दे दी। उसने उन सब बातों को समझा और तुम्हें अच्छी तरह समझा के ट्रेंड कर दिया। अगर वो डायरी मेरे हाथ रखती तो मैं तो समीर के 2 छापड़ मार देता। ठीक, अब ये बताओ, अब आगे हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको अपने क्लब और मुझे अपनी किटी पार्टियों का समय समीर को देना होगा। उसके स्वतंत्र अस्तित्व को पहचान कर उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी होगी। पता है, वो हमें बहुत प्यार और सम्मान करता है, इसीलिए हमारी अवहेलना से जो शून्य उसके जीवन में आया है उसे हमें अपने प्यार और अपनत्व के फाये से भरना होगा। ठीक, लेकिन एक बात है, तुम जरा गुस्सा कम कर रहे हो। गुस्सा बहुत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको भी समीर का ध्यान रखना होगा। अरे समीर, आ जाओ बेटा। आ जाओ। हमने सोचा आप तुम्हारे संग बैठ के बातें करें। आप
पूछूं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं बोलूं क्या आप सुनेंगी? अरे क्यों नहीं सुनेंगे बेटा, बिल्कुल सुनेंगे। बताओ क्या बात आज है। तो संडे है, पर प्लीज कल जब आप ऑफिस जाएं तो थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। अरे कल क्या, हम लोगों ने तय किया है जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम लोग ऑफिस नहीं जाएंगे। बिल्कुल। सच? हाँ। पर आप लोग घर में बोर हो जाएंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हम लोग बोर हो जाएंगे? क्योंकि जब मैं घर में रहता था तो मैं बहुत बोर होता था। अच्छा, हम लोग खूब मस्ती करेंगे, बातें करेंगे और गपशप भी। हाँ। सच में? हाँ गपशप करेंगी? बिल्कुल सब बिल्कुल। खेलेंगी? कहीं आप झूठ तो नहीं कह रही हैं? नहीं नहीं बेटा, सब कुछ सच ही है। ये मेरी माँ मेरे साथ खेलेंगी। बिल्कुल खेलेंगे, वो मस्ती करेंगे। खुश कितना हो रहा है देखिए। मैं चलता हूँ, माता जी पिताजी को लेकर आता हूँ। समीर, देखो कौन है। बरसती मैं चाय मम्मा कहाँ है? किचन में, मैं बुला देता हूँ। नहीं, मैं कुछ चली जाऊंगी। सॉरी जॉनी, मेरे साथ मत आओ। जाओ जाकर ड्राइंग रूम में बैठो। जॉनी जाओ तुम वहाँ बैठो। समीर बेटा, तुम जॉनी से कैसे रिएक्ट कर रहे हो? आप तो जानती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आप साल मुझे डांट रही हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है कि जॉनी तुम्हें पसंद नहीं। आज मेरी खातिर तुम जॉनी से बात कर लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद जॉनी यहाँ कभी नहीं आएगा, ठीक है? देखो, घर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है? मेरी बात मानेगा ना मेरा प्यारा बेटा? चल। चलो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने आया। क्या बात है समीर, आजकल तुम बहुत एटीट्यूड में रहते हो। उस समय तुम मुझे अपने साथ आने देते तो इस समय तुम्हें अपमानित होकर मेरे पास नहीं आना पड़ता। वैसे मुझे अपने खिलौने नहीं दिखलाओगे? कोई बात नहीं, मैं आंटी से कहकर देख लूंगा। वैसे भी मेरे पास तुमसे बहुत अच्छे खिलौने हैं। जानते हो, मेरे पापा पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं। मेरी मम्मी चाहती है कि तुम्हारी मम्मी भी तुमको मेरे साथ पढ़ने के लिए विदेश भेजें। चलोगे तो अच्छा है, वहाँ हम बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है बेटा। चलो बेटा जॉनी। बाय आंटी। बाय, गॉड ब्लेस यू माय सन। आना, ठीक? आंटी फिर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगी। फिर भी जॉनी से मेरे घर आना, ठीक? चलो जॉनी। थैंक्स बेटा। आप थैंक्स क्यों कह रही हैं? मैंने तो आपकी खातिर जॉनी से बात की, क्योंकि दादी कहती हैं माँ के लिए अपनी किसी को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, क्योंकि माँ भगवान से भी बड़ी होती है। अच्छा, दादी तुमको बहुत अच्छी लगती हैं? हाँ माँ, दादी मेरे साथ खेलती हैं, गाँव की अपनी बचपन की बातें बताती हैं। अरे वाह। है, दादी डॉक्टर भी हैं। हाँ। उन्होंने मुझे अपने बचपन के बहुत से खेल सिखाए हैं। जो आपने वीडियो गेम दिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कोई बात नहीं। और क्या कहती हैं दादी? दादी जब तुम्हारे साथ रहती थी तब स्कूल से आने पर मुझे गरम गरम खाना ही देती थी। एक दिन मैंने सब्जी खाने से मना कर दिया तो उन्होंने राजा आलू जो ना कहीं हो जाए भालू वाली कहानी सुनाई। जब से दादी चली गई तब से आया जी मुझे ठंडा खाना ही देती हैं। अरे, आया जी ने तुमको ठंडा खाना दिया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं कुछ कहता था तब आप सुनती ही कहाँ थी। हाँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, है ना? चलो जाकर आराम करो और कल हम लोग चिड़ियाघर घूमने चलेंगे, ठीक है? चलो। समीर, देखो बेटा कौन है? समीर, देखो तो कौन आया है। अरे दादाजी, दादी जी। अरे वाह, मम्मी, कितना खुश नजर आ दादाजी रहा आए है। हैं। प्रणाम दादाजी।
दादाजी। खुश रहे बेटा। खुश रहो बेटा। मेरा पोता, हरा हरा तोता। अरे वाह दादाजी, आपको मेरी बचपन की बातें अभी तक याद है? और नहीं तो क्या। समीर बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे तो तुम्हारे बचपन की हर बातें याद है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बहू, खुश रहो। प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा। आज मैं कितना खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। अरे वाह। देखो तुम्हारे पापा भी आ गए। समीर, मैं तुमको आज तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे वाह, ये कौन सकता है इसको? आंखें बंद करो, हाथ आगे करो। अरे वाह, डायरी। माँ देखो, मेरी खोई हुई डायरी मिल गई। चलो तुम खुश हो ना? हाँ, इतना प्यार करता है इस डायरी को, जैसे कोई इंसान हो। सुकू, अरे ओ सुकू। सुकू देखो, समीर के दादी और दादाजी आए हुए हैं। प्रणाम माता जी, पिताजी। खुश रहो बेटा। इनको बहुत अच्छी वाली चाय बनाकर पिला। ठीक है। और सुनो, आज समीर का जन्मदिन है, तो शाम को तुम अपने बच्चों को भी लेते आना। और शाम को हम लोग सब मिलके समीर बेटे का जन्मदिन मनाएंगे। आज हर घर में एक डायरी है। सवाल ये है, क्या उसे पढ़ने से पहले हम अपने बच्चे को सुनेंगे? राज और विमल, हमने सोचा था कि सफलता का मतलब पैसा होता है, पर सफलता का मतलब एक मुस्कुराता बचपन भी तो होता है। ये थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। अब मैं इसकी देखकर कमला पांडे जी संतोषों को मंच पे आए और उनके साथ उनके पति अमित जी भी मंच पे आए। और हमारे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी मुकुल सिन्हा जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा तो मैं मुझे है। शादी की 37वीं सालगिरह है। इस अवसर पर मैं जब आपसे कहूँगा तो उनको सालों से उनको सम्मानित करें। आइए आइए आपकी एनिवर्सरी आज। देखिए भाई, ये बहुत खास बात है। अरे ये तो बहुत मुबारक की बात है, बहुत बधाई हो आप लोग को। तालियां तो बजा दीजिए सब लोग। दोनों को एक नहीं, दोनों को एक समझाओ। दोनों को अलग अलग आप सभी के बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमारे छोटे मंत्र को स्वीकार किया और शिक्षा करने आए। हम आभारी हैं कुमार जी के, कमांडेंट साहब के, कि छोटी से प्रार्थना पर वो यहाँ पे आए, साथ ही उनकी पत्नी की भी। कल की शिक्षा में ग्रह में हम लोग एक हास्य नाटक की प्रस्तुति करेंगे, इनका साथ है। आप सबसे पुनः निवेदन है, कल समय का से जरूर आइए, समय साथ कीजिए। इतने लंबे लंबे डायलॉग कैसे आप याद रखते हैं? वो बच्चे में बहुत बच्चा हो जाएगा। मैं बात का परिचय कराता हूँ। समीर आदित्य शाह के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समीर की माँ लता वाजपेयी।
पहले अस्वीकार रखेना सुखपुर प्रियंका भारती, नूपुर कंचन शर्मा, दादा अनिल कुमार, राती विरुद्धा राहुल, जॉन आरफ, सुखी के बच्चे दिव्या भारती और आयुष शर्मा, रिद्मा राजमणि वर्मा। कर दिया है डॉक्टर कोना पांडे और इसका निर्देशन किया था मोदी ने। आइए नमस्कार।